Hey everyone, this is Nidhi here and I welcome you all to online कक्षा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई भी फालतू चीज़ें नहीं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेडिवल हिस्ट्री से जिसका ड्यूरेशन 647 से 1757 अभी तक है। इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री लूसेंट से कवर करा दिया गया है। अगर मेरे बड़े भाई बहन, मेरे छोटे भाई बहन, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ऑनलाइन कक्षा बाय निधि सिंह डाल के, ठीक है। और मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे जो कि मेडिवल हिस्ट्री है। और मेडिवल हिस्ट्री का पीरियड जो है आपका देखने को मिलता है, अर्ली मेडिवल पीरियड जो है वो 647 से 1206 तक है, ठीक है। और सल्तनत पीरियड आपको 1206 से 1526 तक देखने को मिलता है। मुगल पीरियड फिर आता है 1526 से 1707 तक देखने को आपको मिलता है। तो बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज रहते हैं हमारे कि कौन सा मेडिवल है, कैसे कैटेगराइज करें इसको, तो इस वजह से मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। तो पहले इसके पहले वाला बैकग्राउंड देख लेते हैं। इतिहास एक कहानी की तरह होता है, तो कहानी की तरह समझने की कोशिश करिए जिससे आपको लेआउट मिल जाए। इसके बाद आप अंदर क्योंकि डेट्स तो आपको याद करने ही होंगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, लेकिन जब समझ की चीज़ें रटी जाती हैं तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहती हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला साइट जो जिसकी खोज हुई थी, डिस्कवर किया गया था, वो हड़प्पा में किया गया था। हड़प्पा उस जगह का नाम था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और इन सब का डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मैंने पूरा लूसेंट एज इट इज़ सब चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन करके, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैंने घटना चक्र से करवाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस वो क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए आप को थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए, ठीक है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने क्या देखा था? वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड देखा था। तो वैदिक पीरियड में भी दो आते थे हमारे, ठीक है। कौन सा? अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो थोड़ा हम बैकग्राउंड इसका बता देते हैं आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था हमारा मैनेज्ड सिस्टम था, ठीक है। मैनेज्ड सिस्टम था। अब मैनेज्ड सिस्टम से आप सोचोगे कि क्या मैम बोल रही हैं। तो मैनेज्ड सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे अभी हम मैनेज्ड की तरफ मूव कर रहे हैं कि लोग बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो या उनका लाइफ स्टाइल हो, रहने का तरीका हो, सब कुछ बहुत मैनेज्ड था, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हम पहले मैनेज्ड थे, फिर अनमैनेज्ड हुए। अनमैनेज्ड कहाँ पे हुए? वैदिक पीरियड में अनमैनेज्ड हुए। फिर अभी भी मैनेज्ड वाले उस पे हैं, ट्रैक पे हैं, पूरी तरह से मैनेज नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो अर्ली वैदिक में हम जो थे यहाँ पे मैनेज्ड सिस्टम था, प्लस सरप्लस सिस्टम पे विश्वास करते थे लोग, ठीक है। सरप्लस सिस्टम पे विश्वास करते थे। सरप्लस सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे आज का है, हम आज अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कल का हमें नहीं पता है, तो वो सबसिस्टेंस सिस्टम हो जाता है, ठीक है। जैसे आज का आज हम खाना अनाज ला रहे हैं, आज कुकिंग कर रहे हैं, आज बना रहे हैं, आज खा रहे हैं, इसके बाद कल का मुझे कुछ पता नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस सिस्टम, ठीक है। सबसिस्टेंस सिस्टम इसको बोला जाता है। और सरप्लस सिस्टम, इसको सरप्लस सिस्टम बोला जाता है कि हम 2 महीने, 1 साल, 4 साल का सब कुछ रख लिए हैं और सब कुछ सोच के वो कर रहे हैं, हमें कल के लिए नहीं सोचना है। तो इंडस वैली, ऐसा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था जिसमें सरप्लस सिस्टम को लोग सरप्लस सिस्टम को फॉलो करते थे, ठीक है। फिर आए हम सबसिस्टेंस सिस्टम पे। सबसिस्टेंस सिस्टम हमारा कौन सा था? वैदिक पीरियड था, ठीक है। वैदिक में अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक आता है, ठीक। इसका ड्यूरेशन आप लूसेंट से के पहले वीडियो से आप जाके देख सकते हैं।
ठीक है। अर्ली वैदिक में क्या था, वर्ण सिस्टम को फॉलो करते थे। अब वर्ण सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं एक बैकग्राउंड आपका बता दे रही हूँ, इसके बाद फिर हम अपनी मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो वर्ण सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भेदभाव ज्यादा नहीं था, लोग बहुत अच्छे से रहते थे। यहाँ पे एक्चुअली रहते क्या थे, कैटल रेयरिंग इनका ऑक्यूपेशन था, ठीक है। क्योंकि ये एक जगह पे रहते थे, खाते पीते थे, फिर उसको छोड़ के चले जाते थे। मतलब परमानेंट सेटलमेंट अभी नहीं आया था, ठीक। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे आया था, लेटर वैदिक में आया था। परमानेंट सेटलमेंट लेटर वैदिक में आया था। तो अर्ली वैदिक में जिसके पास ज्यादा जानवर होते थे वहां मतलब उसको रिच माना जाता था। लेटर वैदिक में जिसके पास जमीन ज्यादा होती थी उसको रिच माना जाता था। तो यहाँ जब परमानेंट सेटलमेंट होने लगा लोगों का, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पे अनाज वाला फैक्टर आया होगा। मतलब कि यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिए होंगे, फार्मिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लोग एक जगह रहते थे। आज सपोज यहाँ पे कुछ मिला, खाए पिए आज के दिन, फिर इसके बाद भैया कल निकल दिए, ठीक। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड में था। लेकिन तो यहाँ पे जो था, विमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। विमेन की कंडीशन वर्स्ट कब हुई, लेटर वैदिक में हुई, ठीक। यहाँ पे जो सोशल उनका मीटिंग्स होता था, सोशल जो भी सोशल डिस्कशन होता था, उसमें जो महिलाएं थी पार्टिसिपेट करती थी, उनको इक्वल दर्जा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सेटलमेंट होने लगा तो एक्सपेंशन पॉलिसी आने लगी। तो लोगों को लगा कि एक्सपेंशन पॉलिसी का मतलब है कि यहाँ पे जो राजा थे, यहाँ पे जो राजा का बेटा था वही राजा बनता था। यहाँ पे क्या था कि पब्लिक के द्वारा, जैसे अभी इलेक्शन वाला हमारा जो प्रोसेस है, उस तरह से अर्ली वैदिक पीरियड में था। वहां पे लोग इलेक्ट होके आते थे, जनता उनको चुनती थी। और लेटर वैदिक में क्या था कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, जब अपने ही लोग राजा बन रहे हैं तो एक्सपेंशन, हड़प नीति यहाँ से स्टार्ट हो गई, ठीक। तो जब हड़प नीति स्टार्ट हो गई तो सब चीजें एकदम बेकार होने लगी। शूद्रों को यहाँ पे फिर आज आ गया वर्ण सिस्टम से, फिर यहाँ पे आ गया कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, अब वर्ण सिस्टम से आपको मैंने बताया नहीं, वर्ण सिस्टम का मतलब होता है कि एवरीबडी वर फ्री टू डू एनीथिंग। इसका मतलब कि अगर मैं बिजनेस करना चाहती हूँ तो मैं बिजनेस करूंगी, ठीक है। तो उनके ऑक्यूपेशन, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनको उनका नाम दिया जाता था। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब उनकी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता था। क्षत्रिय जो होते थे वो प्रोटेक्टर होते थे, ब्राह्मण जो होते थे वो टीचिंग में इन्वॉल्व होते थे, और शूद्र जो होते थे वो बिजनेस में, सॉरी, वैश्य जो होते थे वो बिजनेस में इन्वॉल्व रहते थे, और शूद्र जो होते थे वो काम करते थे, लोगों के यहाँ जाके सफाई वगैरह का काम करते थे, तो इनको शूद्र बोला जाता था। जब यहाँ पे कास्ट सिस्टम आने लगा तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब वहां पे फिक्स कर दिया गया कि मतलब कि अगर आप क्षत्रिय हो तो you will remain as क्षत्रिय in that caste system, ठीक है। क्षत्रिय को फिक्स कर दिया गया, ब्राह्मण्स को फिक्स कर दिया गया। मतलब क्षत्रिय का बेटा पहले यहाँ पे होता था, क्षत्रिय का बेटा वैश्य हो सकता था, शूद्र हो सकता था, ब्राह्मण हो सकता था, अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। बट यहाँ पे क्या हुआ, क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, फिक्स कर दिया गया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, शूद्र को सबसे ज्यादा दबाया जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे शूद्र की कंडीशन बहुत खराब हो गई। फिर जब ये सब चीजें होने लगी तो अलग अलग डायनेस्टीज आने लगी, ठीक है। ये सब कौन सी डायनेस्टी किसके बाद है ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। डायनेस्टी का क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, वंश का क्रम भी पूछा जाता है। तो ये सब आप पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं ऊपर से लेआउट दे रही हूँ आपको। फिर डायनेस्टीज जब उभर के आने लगी तो जब देखना, ये हिस्ट्री का एक नियम है कि जब भी चीजें, हिस्ट्री का ही नहीं, हमारे रियल लाइफ में भी, हमारे अगल बगल आप आस पड़ोस में ऑब्जर्व करिए, जब चीजें एक लिमिट से ज्यादा हो जाती हैं, जब झेलने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब फिर लोग इजी की तरफ, इजी चीजों की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो फिर इन सब चीजों को देखते हुए जैनिज्म बुद्धिज्म उभर के आए, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म उभर के आए
अब इन्होंने क्या कहा भैया कि जो भी प्रताड़ित हो सब इसमें आ जाओ, इस धर्म को अपना लो। तो और जैनिज्म बुद्धिज्म का जो प्रोटेक्ट मतलब जो संस्थापक थे वो क्षत्रिय क्लान से उभर के आए। देखा गया कि ये क्षत्रिय क्लान से हैं क्योंकि जो इनका नेचर था ये प्रोटेक्टर टाइप के थे। ठीक है, ये प्रोटेक्टर टाइप के थे, तो कहीं ना कहीं इनको भी दिक्कत हुई। जब शूद्र को दबाया जाने लगा तो इनको भी दिक्कत हुई, तो यहाँ से आपका जैनिज्म बुद्धिज्म उभर के आया। अब जैनिज्म बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कौन होंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, तो सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स होंगे ये शूद्रा। आप ऑब्जर्व करिएगा, जो जैनिज्म बुद्धिज्म के जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उभर के आए वो शूद्र। फिर जो सारी डायनेस्टीज थी, सारी डायनेस्टीज में से मौर्य डायनेस्टी जो थी, मौर्य डायनेस्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग निकल के आई। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि सारे जो इंडिया थे, मैक्सिमम जनपद जो थे यूनाइटेड थे, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ों को कैप्चर कर लिया गया था और पहली बार यूनिटी इंडिया में देखने को मिली थी। आप इसे ये याद रखिएगा। फिर मौर्य डायनेस्टी में बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स, संस्थापक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, फिर सारी डायनेस्टीज के संस्थापक और लास्ट रूलर कौन से थे, ये सब मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। लास्ट में हमने देखा था वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य के बाद फिर गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड के सारे संस्थापक हमने देखे थे। सबके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और फिर इसके बाद वर्धन डायनेस्टी आया था। हर्षवर्धन तक हमने एंड में पढ़ा था। ठीक है, फिर अब हम साउथ इंडिया की कुछ प्रमुख डायनेस्टीज को देख लेते हैं, उनके रूलर्स कुछ देख लेते हैं। तो जो साउथ इंडिया के फेमस जो डायनेस्टी थी, पल्लव डायनेस्टी थी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी थी, पल्लव डायनेस्टी थी। और पल्लव डायनेस्टी के जो प्रमुख आपके संस्थापक कह सकते हैं या शासक कह सकते हैं वो क्रमशः इस प्रकार में है। महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है, वो 600 से 630 ईस्वी तक थे। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम 630 टू 668 ईस्वी तक थे। फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक है, 668 से 670। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 टू 680। ठीक है, फिर नरसिंह वर्मन दो, ये जो थे वो लास्ट रूलर थे। ठीक है, द प्रिंसिपल रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, ये सब थे आपके। ठीक, और पल्लव डायनेस्टी के अंतिम शासक, ये पूछा जाता है, पल्लव डायनेस्टी के अंतिम शासक जो थे वो अपराजित वर्मन थे। अपराजित वर्मन, ठीक है, इनका जो पीरियड था वो 879 टू 897 ईस्वी था। ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी वाज अपराजित वर्मन। वातपी कोंड, ठीक है, इनको वातपी कोंड की उपाधि मिली थी। ठीक है, सबसे पहले वातपी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो वातपी कोंड का जो टाइटल था वो किसको सबसे पहले किसने वो किया था, धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने धारण किया था। ठीक है, फिर नरसिंह वर्मन ने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन जो थे वो कैलाश नाथ टेम्पल का क्या बोल सकते हैं, कैलाश नाथ टेम्पल को बिल्ड किया था। ठीक है, बिल्ड करवाया था। फिर मूव करते हैं अपने अर्ली मेडिवल पीरियड पे। ठीक है, हमने 3 पार्ट्स आपको बताए थे, अर्ली मेडिवल, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, सल्तनत, फिर मुगल डायनेस्टी, ये हमने 3 करा था। तो अर्ली मेडिवल पीरियड में 647 से 1206 तक हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, स्टार्ट होता है, ठीक है, 650 से स्टार्ट होता है, 1206 तक इसका ड्यूरेशन चलता है। तो इसके पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में राजपूतों का शासन हर्षवर्धन के बाद जो राजपूत थे वो एक पावरफुल फोर्स की तरह नॉर्थन इंडिया में एमर्ज हुए। इसके बाद ये डोमिनेट किए इंडियन पॉलिटिकल सीन। ठीक है, नियरली 500 साल तक इन्होंने राज किया। ठीक, और लगभग इन्होंने राज करना स्टार्ट किया था 7th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, टोटल जो राजपूत थे आपके 10 राजपूत किंगडम्स थे।
ठीक है। टोटल राजपूत किंगडम्स 10 राजपूत किंगडम्स थे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 8th century AD देयर वर 3 ग्रेट पावर्स इन इंडिया। राजपूतों में 3 राजपूत जो राजपूत किंगडम्स थे वो डोमिनेट किए और उभर के आए, ठीक है। तो सबसे पहले जो थे वो पालास इन द ईस्ट, जो पाल थे वो ईस्ट में आए। गुर्जार प्रतिहार जो थे वो नॉर्दर्न में आए और राष्ट्रकूटास जो थे वो डेक्कन में आए, ठीक है। कुल 10 राजपूत राज्य थे। 8वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में भारत में 3 महान शक्तियां, 3 महान राजपूत किंगडम्स, जो पूर्व में पाल, गुर्जार प्रतिहार और उत्तर राष्ट्रकूट दक्षिण में, ठीक है, डेक्कन में। फिर जो ये तीनों का स्ट्रगल जो चला, सुप्रीमेसी, मतलब इन तीनों में सुप्रीमेसी के लिए कौन से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इन लोगों में क्लैशेस चलते रहे, ठीक है। इसके बाद ये जो मेन कॉज था इस स्ट्रगल का, गुर्जार प्रतिहार और राष्ट्रकूटास में, ये तीनों स्ट्रगल इसलिए कर रहे थे जिससे कि ये कन्नौज की सिटी हथिया पाए, ठीक है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो था एक यूपी में लोकेटेड था, उस टाइम ये संप्रभुता का प्रतीक था, ठीक है, संप्रभुता का प्रतीक था। तो इसी वजह से इन तीनों डायनेस्टीज में आपस में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, ठीक। फिर हम आते हैं पाल से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये हम मुद्दे की बात करेंगे, सिर्फ ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो जो पाल किंगडम था वो 650 से 1150 तक रहे, ठीक है। इनका कैपिटल मुद्दागिरी था, ठीक है। इनका कैपिटल जो था वो मुद्दागिरी था, या मुंगेर कह सकते हैं, बिहार में बेसिकली ये रिसाइड किए थे, ठीक है। इसको जो पाल को जो संस्थापक थे पाल के, वो गोपाल थे, ठीक है। गोपाल फाउंडेड द पाल एम्पायर इन 750 AD, ठीक है। और उनके सन जो थे धर्मपाल, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित, मतलब इसको रिवाइव किया था, रेनोवेट किया था, ठीक है। धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया नहीं था, ठीक है, उसको रेनोवेट किया था। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को पहली बार रेनोवेट किसने किया था, रिवाइव किसने किया था, तो ये धर्मपाल हो जाएंगे। पाल डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल, ठीक है। इसको सक्सीड किसने किया था पाल डायनेस्टी को, सेन डायनेस्टी ने, ठीक है। तो आपको इससे सिर्फ इतना याद रखना है, इनका कैपिटल कहाँ था, तो मुंगेर में आप कह सकते हो, मुद्दागिर में, या फिर और इनके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, और इनके पुत्र जो थे वो धर्मपाल थे, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किए थे। और पाल डायनेस्टी जो था वो सेन डायनेस्टी ने इसको सक्सीड किया था। फिर प्रतिहार आ जाते हैं, तो प्रतिहार में 730 से 1036 तक रहे थे ये। प्रतिहार को गुर्जार कहा जाता है, क्योंकि ये गुजरात से ओरिजिनेटेड थे, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनको गुर्जार क्यों कहा जाता है, नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा क्योंकि ये गुजरात से मेनली ओरिजिनेट हुए थे, तो इसलिए इनको गुर्जार प्रतिहार भी कहा जाता है, ठीक है। भोज और मिहिर भोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोज या मिहिर भोज 836 to 882 was the greatest ruler of this dynasty and adopted the title of आदिवराह। आदिवराह का टाइटल इन्हीं को मिला था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भोज मिहिर जो थे ये इस डायनेस्टी के, प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे, और इन्होंने आदिवराह टाइटल को अडॉप्ट किया था, ठीक है। फिर राष्ट्रकूटास पे आ जाते हैं, तो राष्ट्रकूटास 752 to 973 तक रहे थे, और यहाँ के जो क्या बोलते हैं संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे, हु फिक्सेस द कैपिटल एट मालखंड और मालखेड गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में, जो कि लोकेटेड है, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूटास जो थे वो ओरिजिनेट कहाँ से किए थे, कर्नाटक के आसपास से किए थे। गुर्जार जो थे वो गुजरात से, और पाल जो थे वो बिहार से, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है मोटा मोटा, और इसके बाद उनके संस्थापक याद रखने हैं। द ग्रेटेस्ट रूलर वर गोविंद III एंड अमोघ वर्ष, ठीक। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश, ये भी पूछा जाता है कि कैलाश
टेम्पल जो है वो एलोरा में लोकेटेड है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये एलोरा में लोकेटेड है और किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, तो ये राष्ट्रकूटा के कृष्ण वन के द्वारा बिल्ड किया गया था। ठीक है, मूव करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के उसमें। तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान का ड्यूरेशन जो था वो 1178 टू 92, ठीक है, 1178 टू 1192 तक था। ठीक, और ही रूल्ड ओवर आगरा एंड दिल्ली एंड फॉट टू इम्पोर्टेंट बैटल्स। ठीक है, सबसे पहले तो पृथ्वीराज चौहान 2 बैटल्स के लिए जाने जाते हैं। एक बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन, दो तराइन के युद्ध हुए थे। एक 1991 में हुआ था और एक 1191 में हुआ था और एक 1192 में हुआ था। ठीक है, 1192 में हुआ था। अब ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है कि 1191 में किसने किसको हराया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने इसमें किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन ये हमारे उसकी क्या बोलते हैं, इंडियन दयालु टाइप के हम होते हैं ना, तो इन्होंने इनको छोड़ दिया था। किसको, मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था। तो बाद में इन्होंने क्या किया, 1 साल प्रिपरेशन करी, अंदर से इंफॉर्मेशन लिया, फिर 1192 में फिर से अटैक कर दिया, बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। फिर बैटल ऑफ तराइन सेकेंड में, जो कि जब राजपूतों में यूनिटी नहीं ना होने के कारण किसको हार का सामना करना पड़ा, पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और बाद में मोहम्मद गोरी ने इनको मार भी दिया। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है इसमें। फिर मूव करते हैं। फिर जयचंद गदावल या मतलब इनका जो ड्यूरेशन था वो 1169 से 94 तक था। ठीक है, ये लास्ट राजपूत रूलर थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि लास्ट राजपूत रूलर इंडिया में कौन थे, तो जयचंद गदावल थे। हु वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गोरी। इन्होंने ही पहले बुलाया था मोहम्मद गोरी को, क्योंकि इनको पृथ्वीराज चौहान से इनकी अनबन चलती रहती थी। तो इन्होंने सोचा कि मोहम्मद गोरी को बुला लें और इनको निपटा दें, फिर इसके बाद सारा हथियार लेंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी तेज इंसान, वो सोचा कि फूट डालो, नीति करो। फूट डाल के पहले यूनिटी नहीं थी, हमारी इंडिया की ही वो दिक्कत है, यूनिटी नहीं थी पहले राजपूतों में मैक्सिमम, मतलब ये देखा गया कि राजपूतों में बिल्कुल यूनिटी नहीं थी। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को तो निपटाया। फिर इन्होंने थोड़ा तू मैं करी होगी तो इनको भी निपटा दिया। फिर इसके बाद यहाँ से पहला मुस्लिम का जो था राजस्व, सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो 712 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन तो पूरी तरीके से कैप्चर नहीं हुआ था। बस मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड किए थे इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इनको ये लोग कोशिश करते रहते थे हमेशा कि इंडिया में इन्वेड करें। ठीक है, लेकिन तो इनकी जो फाइनल कोशिश थी वो 712 एडी में कंप्लीट हुई थी। तो पहला मुस्लिम इन्वेजन अगर पूछा जाता है तो 712 होगा, लेकिन तो जो प्रॉपर कैप्चर वाला सीन जो होता है वो हमारा 1192 में हुआ था। ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हुए थे। मोहम्मद गजनवी ने भी करा था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार, ठीक है, 17 बार कहाँ पे, सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया था। लेकिन तो उनका मोटिव था क्या, पैसे। उनका मोटिव था पैसा लूटना, सोना लूटना, बस यही वो था। इंडिया सोने की चिड़िया कही जाती थी। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम और रूलर्स को देख लेते हैं। राणा कुंभा द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, 1433 से 68 इनका ड्यूरेशन था और ये एक फेमस रूलर थे मेवाड़ के। और इन्होंने मोहम्मद खिलजी को डिफीट किया था एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। ये भी पूछा जाता है कि विजय स्तंभ जो चित्तौड़ में अभी है, चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा, राणा कुंभा के द्वारा, जब खिलजी को इन्होंने डिफीट करा था। ठीक है,
फिर चलते हैं अपने सल्तनत पीरियड पे। आपको मैंने बताया था कि अर्ली मेडिवल पीरियड हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे सल्तनत पीरियड पे, जो कि 1206 से 1526 तक ये चला था। ठीक है, सिर्फ हम आज डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड और डेट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे, जो कि आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा सारे रूलर्स का। इसके बाद हम मुगल पीरियड लेके आएंगे, इसके बाद आपका मेडिवल खत्म। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड आपका दिल्ली सल्तनत का था कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, मैंने आपको बताया था अभी, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईडी में किया गया था। ठीक है, और पहले जो टर्क थे, तुर्की से जो बिलोंग करते हैं उनको टर्क कहा जाता है। ठीक है, तो पहला टर्क इन्वेजन जो था वो मोहम्मद गजनवी। ये भी पूछा जाता कि मोहम्मद गजनवी कौन थे, मोरक्कन थे, टर्क थे, या मतलब अलग अलग रीजन्स दे दिए जाएंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहला टर्क इन्वेजन जो हुआ था वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था। कब? 1026 ईडी में। ठीक है, 1026 ईडी में। सेकेंड टर्क इन्वेजन जो था वो मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था 1175 से 1206 तक। ठीक है, अब रीजन क्या था टर्क के सक्सेस होने का? क्योंकि देखो भैया, यूनिटी तो थी नहीं हमारे, उसमें यूनिटी नहीं थी प्रॉपर। जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप का होता है, सब लोग टुकड़ों में बटे हुए थे, सबके अपने रियासत थे, सब लोग अलग अलग वो करते थे। कोई एक जगह कट मर रहा है तो दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, एक कह सकते हैं संघ टाइप का नहीं था। तो दूसरा रीजन तो ये था। ठीक, पहला यूनिटी नहीं था, दूसरा प्रॉपर जो चलाने वाला होता है ना एक देश को, वो सब नहीं था, सब अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे। ठीक है, तो नो प्रॉपर गवर्नमेंट कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम तीसरा ये कह सकते हैं कि ईगो प्रॉब्लम थी राजपूतों में, ईगो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये तीन मोटा मोटा मतलब ये रीजन था टर्क इंडिया में जो सक्सेस हुए थे इन्वेजन में उनके। ठीक, फिर आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईडी तक ये चला था। इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने 1192 में बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया, तो ये बन गए एक became the nucleus of new political entity in India. ठीक है, and the Delhi Sultanate. This period is divided into 5. यही तो ये जो मोहम्मद गोरी के इन्वेजन के बाद, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद इनका एक पॉलिटिकल एंटिटी हो गया, एकदम मतलब राजस्व कह सकते हैं, इनका स्थापित हो गया। और फिर यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अब दिल्ली सल्तनत 5 भागों में बटा हुआ है, दैट इज स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। आज का टॉपिक हम ये डेट डिस्कस करके खत्म करेंगे, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर इसका स्लेव डायनेस्टी का डिस्कशन, खिलजी डायनेस्टी का डिस्कशन, तुगलक डायनेस्टी का डिस्कशन और 5वां। तो स्लेव डायनेस्टी जो था वो, इसका टाइम पीरियड जो था वो 1206 से 1290 ईडी तक था। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी जो था वो 1290 ईडी से 1320 ईडी तक था। ठीक है, फिर तुगलक डायनेस्टी आया हमारा 1320 से 1414 ईडी तक चला। ठीक है, 1414 ईडी तक चला। ठीक, 1414 ईडी से 1451 ईडी तक कौन चला? सैयद डायनेस्टी चला। फिर हमारा लोधी डायनेस्टी आया जो कि 1451 से 1526 ईडी तक रहा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए